हेलो एंड वेलकम टू द तेज सिविल्स न्यूज़ बिट्स एनालिसिस प्रोग्राम। काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद हम अपनी सीरीज़ को वापस आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीक हम 3 लेक्चर्स में पूरे अक्टूबर के जो हमारे मेंस के करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करेंगे और नेक्स्ट वीक से हम इस सीरीज़ को डेली बेसिस पे रन करेंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव मी माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माई नेम इज़ हर्षित, आई एम अ सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट. I have given 2 RAS mains and this year I have got 715th rank in RAS exam. That was a small introduction about me. आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन प्रॉमिस को लेके है। ये जो आर्टिकल है ये डॉक्टर सर अमिताभ कांत जी द्वारा लिखा हुआ है। ये फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं नीति आयोग के एंड G20 के हमारे शेरपा भी थे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल इन्होंने लिखा है। दिस आर्टिकल वी हैव टेकन फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो वी विल कवर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द PIB इन दिस न्यूज़। अब ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। GS1 में हमारा एक टॉपिक गिवन है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके साथ ही GS2 में आप देखेंगे कि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज एक और टॉपिक हमारा गिवन है। वी विल सी क्वेश्चन ऑल्सो एंड दिस आर्टिकल के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले इस आर्टिकल में सर ने 5 ऐसे एडवांटेज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दिए हैं कि क्यों इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में अदर पावर के कंपेयर में ज़्यादा फ्रंट रनर हो सकता है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ द अबंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी। अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारी जो रिन्यूएबल पावर जनरेशन की कॉस्ट है दैट इज़ मियरली 4.625 पर KVH। दैट मीन्स कि हम काफ़ी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है एज कम्पेयर टू द अदर्स पावर विच मेक्स आर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कॉस्ट कम्पिटिटिव ग्लोबली। सेकेंड रीज़न अगर हम देखें तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पॉलिसी है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो जाए या स्टेट लेवल पे हो जाए। राजस्थान की भी अपनी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी आई थी। आफ्टर डेट वी ऑल्सो ब्रिंग द इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी। इसी तरह नेशनल लेवल पे हमारे पास नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमने लॉन्च किया है जिसमें कि हमने सेट किए हैं क्लियर टारगेट्स को। इस तरह की पॉलिसीज से क्या होता है, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक रेगुलेटरी कॉन्फिडेंस मिलता है। अभी तक आपने एक टर्म देखी होगी रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग दिस टर्म रेगुलेटरी कॉन्फिडेंस। इस तरह के गुड कीवर्ड्स को आप अपने मेंस आंसर में यूज कर सकते हैं। इसके बाद इंडिया का जो इंडस्ट्रियल बेस है फॉर दीज ग्रीन हाइड्रोजन और द रिन्यूएबल्स इट इज़ वेरी वास्ट एंड वेरी रोबस्ट। चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, रिफाइनरी पाइपलाइन कैपेसिटी हो, इसके कारण हमें जो हमारी हाइड्रोजन कैपेसिटी है उसको स्केल अप करने में काफ़ी ईजीनेस होगी। एंड फोर्थ पॉइंट सर टॉक अबाउट इज द लार्ज डोमेस्टिक डिमांड। अब इंडिया और बाकी कंट्रीज में डिफरेंस सबसे ज़्यादा ये आता है कि ऑल्दो अदर्स आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग टुवर्ड द रिन्यूएबल्स बट इंडिया की जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसमें वैल्यू एडिशन का बहुत स्कोप है। फॉर एग्जाम्पल हम हमारे फर्टिलाइजर के क्षेत्र में, रिफाइनिंग के क्षेत्र में, केमिकल सेक्टर्स के क्षेत्र में इस तरह की जो हाइड्रोजन से इनको यूज़ करके न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। एक लार्ज डोमेस्टिक डिमांड होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली जो ग्लोबल एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, चाहे वो यूरोप हो जाए, Japan or Korea. There's a huge market for India's production. These are the 5 advantage which makes India's position in a good terms of hydrogen. अभी हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे। प्रीवियस RS मेंस में सिमिलरली एक क्वेश्चन पूछा हुआ था सोलर के कॉन्टेक्स्ट में कि व्हाट आर द गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द सोलर प्रोडक्शन इन राजस्थान। सिमिलरली इंडिया के बेसिस पे भी आपसे पूछा जा सकता है। अब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने और इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं वो भी इस आर्टिकल में मेंशन था, तो आप इन्हें एज अ पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है 4,50,000 टन पर एनम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन का, जिसमें कि उन्होंने फाइनलाइज कर दी है 7,24,000 टन्स ऑफ ग्रीन अमोनिया डिमांड फ्रॉम द फर्टिलाइजर प्लांट्स। ना केवल ग्रीन हाइड्रोजन बट वी आर ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स द ग्रीन अमोनिया। अब इसकी खास बात यह है कि जो हमारी बिडिंग है वो काफ़ी लो है कि 55.75 पर ग्राम ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। इसके साथ ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भी एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि पानीपत में होगा, जो कि 10,000 टन पर ईयर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह BPCL जो कि भारत पेट्रोलियम है, उन्होंने भी सिंगापुर के सैमकॉर्प के साथ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए पार्टनरशिप करी है। दीज आर सम इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव विच यू शुड रिमेंबर। अब ये तो था कि इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स है या क्या पॉजिटिव ग्राउंड्स है, बट देर आर सर्टेन चैलेंजेस एज वेल। व्हाट आर दीज चैलेंजेस, लेट्स सी दीज। सबसे पहले है कि टेंडर डिलेज एंड रीटेंडरिंग। जो हमारा रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है वो एक सबसे बड़ी बाधा के रूप में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हाई कैपिटल कॉस्ट, इट नीड्स कंसेशनल फाइनेंस एंड सोवरेन गारंटीज। साथ ही सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स का इशू है। एक वन ऑफ द मेजर इशू इज द स्किल शॉर्टेज। हमने प्रीवियस न्यूज़ बिट्स में भी कवर किया है
कि इंडिया की नियरली 4 to 5% जो पॉपुलेशन है, दीज आर द स्किल ग्रेजुएट। तो ऐसे टेक्नीशियन जो कि हाइड्रोजन के क्षेत्र में स्पेशलिस्ट हो, उनकी वर्कफोर्स को ड्राइव करने में हमें काफ़ी समय लगेगा। एंड लास्टली रेगुलेटरी एफिशिएंसी, जिस चाहे सिंगल विंडो क्लियरेंस हो जाए, राजस्थान हैज सच काइंड ऑफ सिस्टम। सो नेशनल लेवल पे इस तरह के सिस्टम भी हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो दीज वर सम ऑफ द चैलेंजेस। अब ये तो इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में था। अगर हम थोड़ी वाइडर पिक्चर देखें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या मिशन लॉन्च किए उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे एम्बिशियस मिशन है, दैट इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये आरएस मेंस में आपसे रिसेंटली पूछा भी गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इट हैज़ सम पिलर्स, वी विल सी दिस। फर्स्ट पिलर इसका है डिमांड क्रिएशन। अब डिमांड हम नॉट ओनली फॉर आवर डोमेस्टिक डिमांड, बट वी विल ऑल्सो फोकस ऑन एक्सपोर्ट, कॉम्पिटिटिव बिडिंग एंड द सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो इन सभी के द्वारा हम बूस्ट करेंगे अपने डिमांड क्रिएशन को। सेकेंडली, साइट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेजर पिलर ऑफ दिस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ये क्या है साइट? साइट है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। तो इसमें हम अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है इलेक्ट्रोलाइजर्स की, उनको प्रमोट करेंगे। हम इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, और इसके लिए नियरली 17,490 करोड़ भी बजट में अलोकेट किया गया है। तो इसमें क्या क्या काम होगा? सबसे पहले तो इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइजर, सेकेंडली इंसेंटिव फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। सो दिस साइट प्रोग्राम यू शुड रिमेंबर, प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम ग्रीन हाइड्रोजन हब्स में इन्वेस्ट करेंगे। नियरली 400 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें किया जाएगा। अभी 2 ऐसे ग्रीन हब्स बनाए जाएंगे इनिशियल फेजेस में, जिनका क्या काम होगा? रिसर्च या डेवलपमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई चेन को क्रिएट करना। अब इस मिशन का आउटकम क्या आएगा? पूरा जो मिशन है ये नियरली 19,744 करोड़ का बजट आउटले के साथ आता है, जिसमें सबसे मेन प्रोग्राम हमारा साइट प्रोग्राम है, विच हैज़ नियरली 17,000 करोड़ रुपीज़। उसके बाद 1,460 करोड़ जो है वो पायलट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, 400 करोड़ फॉर R&D, इसी तरह अदर कंपोनेंट्स में। अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के आउटकम क्या हैं उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले है 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030। इसके बाद 6 लाख से ज़्यादा न्यू जॉब्स इसमें क्रिएट की जाएगी। साथ ही 50 MMT ऑफ कार्बन अबेटमेंट क्यूमुलेटिवली भी इसके द्वारा किया जाएगा। हम अपने इलेक्ट्रोलाइजर इंस्टॉलेशन को बूस्ट करेंगे बाय 60 to 100 गीगावाट। इसके साथ ही जो हम 125 रिन्यूएबल गीगावाट रिन्यूएबल ग्रीन हाइड्रोजन है वो भी हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। एंड ओवर 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें आना संभावित है। सो दिस वे वी हैव कवर्ड इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन। क्या उसके लिए संभावना हो सकती है, क्या उसके रिस्क है? सो दिस टॉपिक इज होलिस्टिकली कवर्ड बाय दिस। अब देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में इस तरह के जो सिमिलर टॉपिक्स हैं उनसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2024 में आपसे एम्स ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पूछा हुआ है, तो दिस इज अ डायरेक्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन। इसी तरह 2024 में आप देखिए कि व्हाट आर द गवर्नमेंट्स फ्यूचरिस्टिक रोड मैप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर एज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2025 एंड 26। तो आप देख सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा क्षेत्र है जहां से अगेन एंड अगेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब सोलर हमने कवर कर लिया है, ग्रीन हाइड्रोजन हमने कवर कर लिया है, न्यूक्लियर हमने कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट वी आर एमिंग कि आपसे विंड एनर्जी पे इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन आने वाले मेंस में पूछा जा सकता है। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे ना केवल GS1 में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बल्कि GS2 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो GS2 में हमारा एक और टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सॉरी, GS2 में ये जो टॉपिक है वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है। दिस वाज अ टॉपिक इन द GS1। सो 2024 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस द इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी ऑफ राजस्थान। फिर 21 में पूछा गया है कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इन राजस्थान। तो नॉन कन्वेंशनल में यही सब जो न्यू टेक्नोलॉजीज है ये आ जाएगी। 2018 में जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि व्हाट आर द सूटेबल कंडीशन प्रिवेलिंग इन राजस्थान फॉर द सोलर एनर्जी, तो सिमिलर क्वेश्चन आपसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन की क्या संभावनाएं इंडिया के केस में है। तो जो सर ने 5 पोटेंशियल्स डिस्कस किए थे, दैट विल मेक अ वेरी गुड आंसर। तो 2013 में भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान हैज़ इमेंस पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर का आप देखेंगे कि सैचुरेशन आ गया है, नाउ एग्जामिनर इज मूविंग टुवर्ड्स द न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी। इसी तरह 2013 में पूछा गया कि राइट अ नोट ऑन रीन्यूएबल एनर्जी एंड इट्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिटेल में हमने इस आर्टिकल को कवर किया है। Now we will move towards the next article. So this news is regarding the India's mission सुदर्शन चक्र। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? GS2 में हमारा टॉपिक है डिफेंस टेक्नोलॉजी, उसमें डायरेक्टली मेंशन है इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम। तो आज का जो ये न्यूज़ प्रोग्राम है इसमें हम इस टॉपिक को होलिस्टिकली देखेंगे फ्रॉम PIB, इंडियन एक्सप्रेस एंड फ्रॉम द DRDO's इंफॉर्मेशन।
सो बिफोर वी स्टार्ट लेट वी सी, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने 15 अगस्त को जब इस कार्यक्रम को लॉन्च किया तो उनका राष्ट्र के प्रति क्या आने संदेश वाले था। 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए। तो जैसा आपने वीडियो में देखा और सुना कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि 2035 तक हमारी जितनी भी क्रिटिकल साइट्स है, फ्रॉम हॉस्पिटल्स टू रेलवेज टू टेम्पल्स टू मिलिट्री हब, वो एक अनब्रीचेबल अम्ब्रेला कवर में आ जाएंगे, विच इज़ कॉल्ड द सुदर्शन चक्र। तो लॉर्ड श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से ये एक इंडिजिनियस वेपन सिस्टम इंस्पायर किया गया है, जो किसी भी तरह के जो एनिमी टारगेट है उनको न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट हमारी डिफेंस पॉलिसी में हमें देखने को मिला। अभी तक जब भी हम प्रोटेक्शन या डिफेंस की बात करते थे तो हमारे मिलिट्री एपरेटस के बारे में होती थी, पर जो सुदर्शन चक्र है वो मिलिट्री के साथ साथ जो हमारी सिविलियन एसेट्स है, जो हमारी सिविलियन पॉपुलेशन है, उसको भी सेफ गार्ड करेगा। सो दैट इज अ वेरी क्लियर डिमार्केशन और शिफ्ट यू कैन सी इन आवर डिफेंस पॉलिसी। नाउ विल सी कि क्या क्या है हमारे जो इंपॉर्टेंट फीचर हैं वो मिशन सुदर्शन चक्र। आधुनिक सिस्टम, इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही हो, हमारे देश के नौजवानों के टैलेंट से हो, हमारे देश के लोगों के द्वारा बनी। दूसरा, एक ऐसी व्यवस्था होगी जो वॉरफेयर के हिसाब से भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं उसका हिसाब किताब लगा करके +1 की स्ट्रेटेजी वर्कआउट करेगी। और तीसरा, सुदर्शन चक्र की एक ताकत थी, वो बहुत ही प्रिसाइज, जहां जाना था वहीं जाता था और वापस श्री कृष्ण के पास लौट के आता था। हम इस सुदर्शन चक्र के द्वारा भी टारगेटेड प्रिसाइज एक्शन के लिए भी व्यवस्था को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सो जैसा आपने वीडियो में देखा, सर ने 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करी कि सबसे पहले ये 100% इंडिजीनियस हमारा सिस्टम होगा। साथ ही भविष्य में जो हमारे युद्ध के नए नए क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, क्योंकि युद्ध के क्षेत्र भी बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहे हैं, तो ये उन समस्याओं को भी ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा। साथ ही लास्ट में सर ने कहा कि इट विल बी अ प्रिसीजन गाइडेड रिस्पॉन्स सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर में भी अगर आप देखें तो इंडिया का जो रिस्पॉन्स था दैट वाज अ हाईली प्रिसीजन गाइडेड रिस्पॉन्स सिस्टम। तो ये सुदर्शन चक्र इस कैपेबिलिटी को फर्दर रीइंफोर्स करेगा। सो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मिशन सुदर्शन चक्र? तो सबसे पहले ये एक एनहांस एयर डिफेंस सिस्टम होगा, कवरिंग फ्रॉम आवर मिलिट्री साइट्स टू द सिविलियन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर एज वेल। साथ ही जो सेल्फ रिलायंस की बात सर ने करी कि जो भी कंपोनेंट्स होंगे, चाहे वो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम हो, रेडार्स हो, वो मोस्टली इंडिया में ही डेवलप किए जाएंगे। इसके साथ ही ये कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी के रूप में भी काम करेगा, एक शील्ड के रूप में भी और एक स्वॉर्ड के रूप में भी। आपने लॉर्ड श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी देखा होगा कि जब महाभारत के युद्ध में वो एक हथियार के रूप में भी काम में लिया गया, और जब अर्जुन और जयद्रथ का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वहाँ पे उसने एक प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में भी अर्जुन के लिए कार्य किया। तो ये श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से ही इंस्पायर है। तो ये बहुत काम ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव दोनों कैपेबिलिटीज इंडिया को प्रोवाइड करेगा। एंड लास्टली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच मोदी जी टॉक चक्र अबाउट, स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। जैसा आपने सुना कि जो स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है कि ना केवल ये डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज करेगा, बल्कि ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज भी इंडिया के डिफेंसिव सिस्टम को प्रोवाइड करेगा।
सो दिस इज इंडियाज होल सुदर्शन चक्रा कंसेप्ट। अब क्या क्या इसके मेन कंपोनेंट हैं हम उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें रडार सिस्टम इंटीग्रेट किए जाएंगे। 6000 से 7000 ओवर द होरिजन रडार होंगे जो कि डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी हमें एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही सैटेलाइट सर्वेलेंस का सिस्टम भी होगा। 52 न्यू सर्विलांस सैटेलाइट डिप्लॉय की जाएगी बाय द 2030 अंडर द फेज 3 ऑफ द स्पेस बेस्ड सर्विलांस प्रोग्राम। इसके साथ ही डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम भी इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा टू न्यूट्रलाइज एनी एरियल थ्रेट सच एज ड्रोन्स एंड मिसाइल। साथ में इंटीग्रेशन किया जाएगा अदर्स एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का भी इस मिशन सुदर्शन चक्रा के साथ में। अब ऐसा नहीं है कि मिशन सुदर्शन चक्रा एक न्यू कंसेप्ट है। जनवरी 2025 में डीआरडीओ द्वारा मिशन रक्षा कवच लॉन्च किया गया था। तो रक्षा कवच भी सिमिलर ही कंसेप्ट प्रोवाइड करता था। तो आइए रक्षा कवच के बारे में इन डिटेल में देखते हैं कि ये क्या क्या इफेक्ट था। DRDO introduces Raksha Kavach, डीआरडीओ ने इस प्रोग्राम a को लॉन्च किया था। multi-layered surveillance and defense system for protection of critical assets and lives. First layer, satellite surveillance, detecting potential threats in real time. Alerts are sent to the control center, which quickly notifies the AWACS for surveillance in the second layer. The AWACS system reverts back to the control center with crucial information. Third layer, long-range radar ground surveillance. Based on these cues, long-range radar scans the area of the incoming threat and sends the signals to the command center. All surveillance systems work together to detect and send the signals to control center, creating a multi-layered surveillance. जैसा आपने वीडियो में देखा तो जो रक्षा कवच है वो भी सिमिलर कंसेप्ट पे ही बनाया गया था। तो 3 लेयर ऑफ सर्विलांस सिस्टम सबसे पहले इंडिया की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है। पहला है हमारा सैटेलाइट सर्विलेंस जो किसी भी तरह की एरियल थ्रेट्स को रियल टाइम में आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेगा AWACS तक जो कि अर्ली एयरबॉर्न वार्निंग एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि एयरबॉर्न सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हमारे आएंगे ग्राउंड रडार्स जो कि लॉन्ग रेंज डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग ऑफ इनकमिंग थ्रेट्स का काम करेंगे। तो ये 3 लेयर का सर्विलांस सिस्टम रक्षा कवच में हमने डिज़ाइन किया है। इसके बाद देखते हैं कि रक्षा कवच का जो सेकंड कंपोनेंट है, पहला तो हमने सर्विलांस देख लिया, अब आता है मल्टी लेयर प्रोटेक्शन की बात। तो ये क्या है मल्टी Creates a लेयर प्रोटेक्शन? protected zone by neutralizing every threat which enters the zone. The control center directs missile launchers to intercept threats. Further, the protected zone comprises 3 protection layers. Surface-to-air missiles neutralize enemy missiles and aircrafts. Electronic warfare-based soft kill system jam and damages the avionics and sensors on the enemy targets. Directed energy weapons based on lasers hard kill the targets through precision beam pointing. Thus, the DRDO's Raksha Kavach provides multi-layered protection zone against threats like missiles, fighters and drones. DRDO जैसा आपने देखा कि ये एग्जैक्टली सुदर्शन चक्र का ही स्मॉलर वर्जन है। तो इसमें 3 लेयर ऑफ मल्टी लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किएंगे। सबसे पहला हमारे QRSM है, दैट इज क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। उसके बाद हम जो कि सॉफ्ट किल या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का यूज़ करेंगे। DRDO का ही धारा शक्ति के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये क्या करेगा, सॉफ्ट किल में बेसिकली जो भी एयरबॉर्न थ्रेट आता है या UAVs आते हैं तो हम बीम के द्वारा उनके सिग्नल्स को जैम कर देते हैं ताकि दे डिस्टर्ब देयर एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड अटैक, देयरबाय प्रोवाइडिंग एन इलेक्ट्रॉनिक शील्ड। उसके बाद हम हार्ड किल का यूज़ करेंगे अपनी थर्ड लेयर में। तो थर्ड लेयर में जो हम हार्ड किल का यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या होगा, जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है जैसे कि लेज़र गाइडेड है तो उसके द्वारा हम प्रिसीजन एनर्जी बीम्स का यूज़ करेंगे डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी भी तरह के एरियल थ्रेट को। तो ये एक 3 लेयर ऑफ मल्टी लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। तो ये जो विज़न है यही आगे चल के सुदर्शन चक्र के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सुदर्शन चक्रा। अब देखते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या यूटिलिटी है। तो GS2 में हमारे लिए टॉपिक मेंशन है डिफेंस टेक्नोलॉजी इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेट्स सी दिस। 2024 में पूछा गया था कि भारत के रक्षा उत्पादन विशेष रूप से मिसाइल और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में स्वदेशीकरण के रणनीतिक और प्रौद्योगिकी महत्व का समालोचनात्मक मूल्यांकन करे। तो इस तरह के जो मिशन है, मिशन सुदर्शन चक्रा, रक्षा कवच, प्रोजेक्ट कुशा, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद QRSM मिसाइल्स के बारे में पूछा गया है, अस्त्रा मिसाइल सिस्टम के बारे में पूछा गया है। तो मिशन सुदर्शन चक्रा क्योंकि 2035 का टारगेट है तो आने वाले मेंस में भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और इसमें हमने 360 डिग्रीज को कवर कर लिया है। 2021 में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव ऑफ मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम। इसी तरह आपसे मिशन सुदर्शन चक्र के भी ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। तो जो ऑफिशियली प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा आप उन ऑब्जेक्टिव्स को लिख सकते हैं। So this was a very important news for your mains.
लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज़। तो ये जो न्यूज़ है वो न्यू स्टार्ट ट्रीटी को लेकर है। तो रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में ये जो ट्रीटी है ये आने वाले समय में एक्सपायर हो रही है। तो अप्रीहेंशन किए जा रहे हैं कि शायद ये ट्रीटी रिन्यू नहीं हो पाएगी। तो ये आर्टिकल हमने रॉयटर्स की वेबसाइट से लिया है। GS2 में हमारा एक टॉपिक है विच इज़ यूएसए हेजीमनी एंड इट्स रेजिस्टेंस। तो अब जो नया एक वर्ल्ड ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है तो आप देखेंगे कि चाइना या जो भी ब्रिक्स कंट्रीज के ब्लॉक है उनके द्वारा यूएसए की हेजीमनी को डायरेक्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्या है ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी? न्यू स्टार्ट ट्रीटी में स्टार्ट का मतलब है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। तो अप्रैल 2010 में ये साइन की गई थी प्राग में बाय द यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा एंड रशियन प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव। फाइनली 2011 में ये केम इनटू फोर्स एंड इट इज एंडेड इन 2021, बट इसे रिन्यू कर दिया गया फॉर 5 मोर ईयर्स हैंस इट इज बीन नेम्ड एज द न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो 26 में ये एक्सपायर हो रही है। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था लिमिट्स द नंबर ऑफ डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड द डिलीवरी सिस्टम एज वेल। नॉट ओनली वॉरहेड्स बट द डिलीवरी सिस्टम एज वेल। साथ ही ये फोकस करती है लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन डिजाइन टू टारगेट मेजर पावर सेंटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ना केवल बैटल फील्ड में बट आपके जो पावर सेंटर हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर भी अगर इस तरह का टारगेट किया जाता है तो उसे भी ये रोकती है। इट एम्स फॉर द स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी टू प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड स्लो द आर्म्स रेस की दोनों ही महाशक्तियों में जो एक आर्म रेस थे उसे रोकने के लिए भी ट्रीटी लाई गई थी। बट अब सारा इशू क्या है? दिक्कत यह है कि यूएस एंड रशिया अगर आप देखेंगे तो दे होल्ड नियरली 87% ऑफ द ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स। रशिया जो है 5459 वॉरहेड्स के साथ नंबर 1 पे आता है। यूएसए 5177 वॉरहेड्स के साथ सेकंड पे आता है। अब ये जो न्यूक्लियर वेपन है इतनी मात्रा में है कि दे कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड मल्टीपल टाइम्स, दस आर्म्स कंट्रोल इज क्रूशल, इसीलिए ट्रीटी साइन की गई थी। परंतु दिक्कत यह है कि पहले जो ट्रीटीज थी जैसे कि INF ट्रीटी, ओपन स्काई ट्रीटी, ये ट्रीटी कोलैप्स हो चुकी है एंड ओनली ट्रीटी रिमेनिंग इज द न्यू स्टार्ट ट्रीटी और ये भी एक्सपायर होने वाली है। तो हमारे मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब व्हाट आर द मेजर इंपीडिमेंट्स टू रिन्यूअल ऑफ दिस लास्ट ट्रीटी? लेट्स सी दिस। सबसे पहले तो है यूएस रशिया में जो स्ट्रैटेजिक मिसट्रस्ट है। रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ऑफर भी किया था यूएसए को कि वॉलंटरी मेंटेन द आर्म लिस्ट फॉर अ ईयर, बट यूएसए के द्वारा जो वॉयलेशंस किए गए हैं उनके कारण उन्होंने भी इस चीज़ को होल्ड पे रख दिया है। अब नाउ रशिया सीज यूएसए's मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड स्पेस बेस्ड इंटरसेप्टर प्रोग्राम एज अ थ्रेट टू द डिटरेंस। साथ ही जो न्यू टेक्नोलॉजीज यूएसए द्वारा इमर्ज की जा रही है जैसे कि यूएसए का गोल्डन डोम प्रोजेक्ट है जहां पे वो $175 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं टू प्लान सैटेलाइट नेटवर्क टू डिटेक्ट एंड इंटरसेप्ट मिसाइल। तो रशिया के द्वारा इसे एक डायरेक्ट थ्रेट देखा जा रहा है। या आप ग्लोबल गोल्डन डोम प्रोजेक्ट जो है फिजिक्स में भी आपसे पूछा जा सकता है, यू माइट गेट कन्फ्यूज विद द इजराइल्स आयरन डोम प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद टैक्टिकल नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स को ये जो ट्रीटी है वो कवर नहीं करती है। हमने देखा स्टार्टिंग में ही कि ये लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कवर करती है, लेकिन जो शॉर्ट रेंज के न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनको ही कवर नहीं करती है। तो दे आर जनरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस ट्रीटी। रशिया के पास नियरली 1500 इस तरह के टैक्टिकल न्यूक्स हैं, तो यूएसए के पास भी नियरली 200 टैक्टिकल न्यूक्स है। तो रशिया डिमांड करता है इस तरह की इंक्लूजन को भी। एंड द लास्ट टू रीजन आर चाइनाज नॉन पार्टिसिपेशन। यूएसए अगेन एंड अगेन रशिया पे प्रेशर बना रहा है कि चाइना को भी इस तरह की ट्रीटी में इंक्लूड किया जाए, बट रशिया का ये कहना है कि अगर चाइना को इंक्लूड किया जाए तो वाई नॉट फ्रांस एंड जो अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको भी क्यों इंक्लूड नहीं किया जाए। तो चाइना का जो नॉन पार्टिसिपेशन है वो भी एक मेजर बोन ऑफ कंटेंशन बन के उभरा है। एंड लास्टली रिजम्पशन ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग। तो डोनाल्ड ट्रंप के प्रीवियस रिजीम में आप देखेंगे कि न्यूक्लियर टेस्टिंग जैसे यूएसए काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रहा था उसे वापस स्टार्ट किया गया। तो इसके कारण भी दोनों में एक मिसट्रस्ट पैदा हुआ और फाइनली देर आर अप्रेंशन कि दिस ट्रीटी मे नॉट सर्वाइव। अब हमारे एग्जाम के लिए ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है? 2024 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ विल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प थ्रेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रिट्रीट फ्रॉम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन अफेक्ट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है दिस कुड बी अ कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि जो भी करंट आपके आसपास चलता है उसी से इंस्पायर होकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरह 2021 में जब अब्राहम अकॉर्ड्स उससे पहले साइन किया गया था बट दैट वाज इन न्यूज़, सो ये भी आपसे पूछा जा चुका है। तो इस तरह की कोई भी ग्लोबल ट्रीटी अगर न्यूज़ में रहेगी तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस। सो दिस टॉपिक इज अबाउट द सर क्रीक बॉर्डर डिस्प्यूट। हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? तो GS2 में हमारे पास एक टॉपिक मेंशन है मेजर जियो पॉलिटिकल इशू। इसी तरह GS3 में टॉपिक मेंशन है इश्यूज रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी।
अभी तक इस टॉपिक से GS3 में क्वेश्चन नहीं पूछे जा गए हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ न्यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया एज वेल. सो दिस टॉपिक वी हैव कवर्ड फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस. सो ये पूरा इशू क्या है, लेट्स हियर दिस फ्रॉम आवर ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर जी. साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है. भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है. उसकी नीयत साफ नहीं है. जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है. साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं. अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों. और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया. आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है. तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी द्वारा किया गया है कि वन रूट टू कराची पास थ्रू द सर क्रीक एज वेल. सो अब देखते हैं कि ये पूरा जो एरिया है इसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है. तो सर क्रीक जो है वो एक 96 किलोमीटर की एस्चुरी है विच सेपरेट इंडियाज रीजन ऑफ कच्छ एंड पाकिस्तान का जो सिंध रीजन है. तो ये आप देख सकते हैं इस मैप में, ये जो रीजन है ये पूरा सर क्रीक का रीजन है. अब इस पूरे एरिया में क्या कंटेंशन है इसे हम इन डिटेल में कवर करेंगे. जैसा कि हमने मैप में देखा कि जो सर क्रीक है ये एक 96 किलोमीटर की लाइन है विच इज़ अ मार्शी लैंड. काफ़ी अनक्लियरली डिफाइंड एरिया ये है. अब इशू ये आता है कि पाकिस्तान जो है वो 1914 के जो रिजोल्यूशन है बिटवीन द बॉम्बे गवर्नमेंट, तो उसको साइड करते हुए कहता है कि सर क्रीक की जो एक्चुअल डिमार्केशन है दैट इज़ ऑन द ईस्टर्न साइड. जो ये वाली आपको लाइन दिख रही है, जो ग्रीन वाली लाइन है, तो पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये ग्रीन वाली लाइन तक है. दैट मीन्स कि ये पूरा रीजन पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में आता है. बट इंडिया का ये कहना है कि इंडिया अबाइड बाय द थॉलवेग प्रिंसिपल. थॉलवेग प्रिंसिपल नेविगेबल वाटर एरिया में बाउंड्रीज को डिफाइन करता है कि अगर कोई भी नेविगेबल एरिया है तो जो बाउंड्री है वो एग्जैक्टली मिडल से पास होनी चाहिए. बट पाकिस्तान का ये कहना है कि ये जो एरिया है ये इस पर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि नेविगेबल चैनल नहीं है. लेकिन इंडिया का काउंटर क्लेम ये है कि सर क्रीक इज नेविगेबल ड्यूरिंग हाई टाइड्स एंड द फिशिंग ट्रॉलर्स यूज टू चैनल टू गेट इनटू द सी. तो ये पूरा जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये इस रीजन में लेके है. अब सर क्रीक हमारे लिए मैटर क्यों करता है, इसके 2 या 3 हेड्स हम देखेंगे ताकि हम अपने मेंस में से कवर कर पाएँ. सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पूरे एरिया की क्या है. आप देखिए कि ये अरेबियन सी में एरिया है और इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है. और नॉट ओनली मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्योंकि इंडिया पूरे इंडियन ओशन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में विजन को देख रहा है, तो इंडिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल लीवरेज भी है कि ये स्ट्रेंथन करेगी इंडिया की प्रेजेंस को इन द सर क्रीक रीजन, एनहांसिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक डिफरेंस एंड रीजनल मैरीटाइम रिस्पॉन्स इन द नॉर्थ अरेबियन सी. साथ ही पाकिस्तान से आने वाले जो मैरीटाइम थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इंडिया का सर क्रीक पे इफेक्टिव कंट्रोल रहे. ये तो थे स्ट्रैटेजिक रीज़न. अब हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पूरे क्षेत्र की देख लेंगे. तो जैसा आप सभी को पता है कि यूएन क्लॉज के जो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग किसी भी देश की बॉर्डर लाइन डिफाइन की जाती है व्हेन इट कम्स टू द मैरीटाइम एरिया. तो EEZ का जो कंसेप्ट है विच इज़ नियरली 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम योर बेस लाइन. तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किसी भी कंट्री को राइट होता है फिशरीज़ का एक्सप्लोर करने का, चाहे मिनरल हो, रिसोर्सेज हो. और इंडिया के केस में इंडिया डीप ओशन मिशन में इन्वेस्ट कर रहा है. इंडिया मिशन समुद्रयान में और जो ब्लू इकोनॉमी है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है. तो इस तरह का जो रीज़न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे हमारे फिशिंग ग्राउंड्स हो, ऑयल एंड गैस के रिजर्व हो, फिशरमैन का कॉन्फ्लिक्ट आपने अक्सर देखने को सुना होगा कि जो हमारे फिशरमैन हैं उनको हमारे पड़ोसी देश द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है ड्यू टू द अनक्लियर मैरीटाइम बाउंड्री. सो दिस वाज एंटायर सर क्रीक डिस्प्यूट कि क्या इसके स्ट्रैटेजिक मायने हैं, क्या इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इंडिया का क्या पोजीशन है. अब देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में इस तरह के जो क्वेश्चन है वो कितने पूछे गए हैं. तो 2024 में आपसे पूछा गया था कि डिस्कस द जियोपॉलिटिकल फैक्टर बिहाइंड द रशिया यूक्रेन वॉर. 2024 में आपसे पूछा गया कि जो चिकन नेक है
उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बताओ। अब आप देखो, इसको कनेक्ट करो आप आपके सर क्रीक डिस्प्यूट से। सर क्रीक डिस्प्यूट जो है, ये चिकन नेक क्यों पूछा गया, क्योंकि बांग्लादेश उस समय न्यूज़ में था। अब सर क्रीक अगर आने वाले समय में न्यूज़ में रहता है तो आपसे पूछा जा सकता है, एंड वी हैव अ रेडीमेड एनालिसिस फॉर यू। इसके साथ ही 2021 में पूछा गया था कि डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ जियो पॉलिटिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो अब ये वाइडर क्वेश्चन है। अब क्या होता है ना कि जब इस तरह का वाइडर क्वेश्चन आता है तो आप इन तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं इनको एज अ डायरेक्ट अपफ्रंट एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हो अपने आंसर में। इसी तरह GS3 में भी ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। GS3 में हमारे पास एक टॉपिक है जियो पॉलिटिकल इशूज इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो 2024 में सुएज कैनाल क्राइसिस के बारे में पूछा गया है। इसके साथ ही 2016 में इंडिया का रिस्पॉन्स टू द चाइनीज एक्टिविटी इन द साउथ चाइना सी पूछा गया। तो सिमिलर आपसे अरेबियन सी में भी पूछा जा सकता है या इंडिया का इंडियन ओशन में पूछा जा सकता है। 2021 में डियागो गार्सिया जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में पूछा गया। तो इस तरह के जो भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट न्यूज़ में रहेंगे दैट वी विल कवर फॉर आवर मेंस। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट आर्टिकल ऑफ डे। तो आप सभी को पता है कि इंडिया और यूके में जो FTA साइन हुआ है उसमें काफ़ी प्रोग्रेस होती रहती है। तो रिसेंटली इंडिया ने क्रिटिकल मिनरल्स और कुछ डिफेंस डील यूके के साथ साइन करी। इसमें हमने $468 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट किया विच विल अंडर विच दैट यूके विल सप्लाई लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल टू इंडिया। एंड ऑल्सो हमने एक एग्रीमेंट साइन किया वर्थ $333 मिलियन इनिशियली टू टेक ऑन द कोलेबोरेशन ऑन इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इंजन फॉर द नेवल शिप। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। इंडिया यूके FTA जो है वो एक लैंडमार्क माना जा रहा है ट्रम्प के टैरिफ जब इस क्षेत्र में हावी हो रहे हैं। ये आर्टिकल हमने बिजनेस स्टैंडर्ड से लिया है, साथ ही PIB के इनपुट्स भी हमने कवर करे हैं। तो देख लेते हैं जो अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर और उनके डेलीगेशन की विजिट हुई थी उसके क्या क्या आउटकम हमें देखने को मिले। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी इनोवेशन के क्षेत्र में आप देखिए कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड द इनोवेशन सेंटर, साथ ही एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया यूके जॉइंट सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके साथ ही हमने फेज 2 लॉन्च किया था इंडिया यूके की जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी है। इसके साथ ही एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिटिकल मिनरल इंडस्ट्री गिल्ड टू सिक्योर रेजिलिएंट सप्लाई चेन। ये तो थे टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के क्षेत्र में। अब एजुकेशन के क्षेत्र में हमने क्या क्या MOUs या नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो वी विल हैंडिंग ओवर द लेटर ऑफ इंटेंट फॉर ओपनिंग द कैंपस ऑफ लैंकास्टर यूनिवर्सिटी इन द बेंगलुरु। इसके साथ ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर ओपनिंग ऑफ कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सरे इन द गिफ्ट सिटी। साथ ही ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में क्या क्या न्यू इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो सबसे पहले इनॉग्रल मीटिंग फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूटेड इंडिया यूके CEO फोरम। इसी तरह रीसेटिंग द इंडिया यूके जॉइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमिटी विच विल सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेटा एंड ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन इन बोथ कंट्री। एक सेटा के बारे में आप थोड़ा सा देखना कि अलग अलग तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, चाहे FPA हो, PTA हो, सेपा हो, सेसा हो। तो इंडिया और यूके का जो साइन हुआ है दैट इज़ द सेटा। इसको हमने कवर भी किया। आप चाहें तो मेंस एक्सप्लेन में हमारी एक सीरीज़ है उसमें हमने सारे तरह के जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं उनको अलग से कवर किया है। इसके साथ ही न्यू जॉइंट इन्वेस्टमेंट इन द क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंड भी इसमें साइन किया गया है। एंड लास्ट में हम देखते हैं कि क्लाइमेट के क्षेत्र में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए। तो लॉन्च ऑफ फेज 3 ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च कैरियर प्रोग्राम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफशोर विंड टास्क फोर्स, लेटर ऑफ इंटेंट बिटवीन ICMR एंड NHR। इतने सारे पॉइंट याद रखना जरूरी नहीं है। ये जो 4 हेड हैं, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एंड ट्रेड, इनको आप एज अ मेजर हेडिंग यूज़ कर सकते हैं और 2-2 पॉइंट या 1-1 पॉइंट आप जो भी आपको याद रह जाए वो आप यूज़ कर सकते हैं जब भी इंडिया और यूके की पार्टनरशिप आपसे पूछी जाए। सो वी होप कि आपको हमारी जो न्यू इनिशिएटिव है, जो हमने न्यू चेंजेस करे हैं, यू लाइक देम। इफ़ यू हैव एनी रिव्यू फॉर अस प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल कीप ट्राइंग टू डिलीवर यू गुड कंटेंट। So please share this video as much as you can, and thank you for your patience to for this news vid because break काफ़ी लंबा हो गया था। एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।